चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सॉरी फॉर द लेट, कुछ गड़बड़ी हो गई थी इस वजह से आज हम लेट हो गए। चलिए भाई, लास्ट टाइम हम क्या पढ़ रहे थे? आर्यन, सार्थक, तोमर और अजय कुमार, महक, श्रेष्ठ, ये सब आ चुके हैं। बाकी जो बचे हैं वो भी आ जाओ भाई। बाकी तो यही है ना। अच्छा, स्वयं नहीं है। चलिए, हाँ तो स्वयं भी है। चलिए, तो अब जब हम बात कर रहे थे भाई, कल हमने जो बातें करी थी किसके बारे में बातें करी थी? मैट्रिसेस के बारे में। मैट्रिक्स चल रहा था ना हमारा नियम, एक नया चैप्टर। नहीं, चैप्टर फर्स्ट था। और नहीं, सेकंड वाला तो था। हमारा जो चैप्टर था वो सेकंड था। और उसकी यूनिट सेकंड चल गई थी, है ना बेटा? सभी को पता है। मैट्रिक्स की कुछ हमने प्रॉपर्टीज यस देखी। सर। मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज हम समझ चुके हैं। कुछ प्रॉपर्टीज बची थी, है ना? तो अब हम जो बची हुई प्रॉपर्टीज हैं वो भी करने वाले हैं, वन बाय वन। आज हमारी वो सारी प्रॉपर्टीज भी खत्म हो जाएंगी और साथ ही हम एलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स भी देख लेंगे। ठीक है? एलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स से क्या मतलब है? मीन्स जब हम मैट्रिसेस को ऐड करते हैं तो किस तरीके से ऐड करते हैं, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो सब देख लेंगे। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं, डिवीजन करते हैं तो कैसे करते हैं। यानी हम सारी चीजों को देखेंगे तो वो हमारा किसके अंडर आएगा? अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स के अंदर आएगा। ठीक है? तो अभी तक हम लास्ट टाइम जो थे वो कहाँ थे, एक बार ये देख लेते हैं। चैप्टर 2 की यूनिट 2 स्टार्ट हो चुकी है। सभी को दिख रहा है ना प्रॉपर? मैट्रिक्स, मैट्रिक्स स्टार्ट हो चुका है। तो हम यहाँ तक तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स भी हमने कर लिया है। और ये सब हो चुका है, सब देख सकते हैं बेटा। स्केलर मैट्रिक्स भी हमने पढ़ लिया है, यूनिट मैट्रिक्स भी पढ़ लिया है। और ये अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी हमने पढ़ लिया है। और सब मैट्रिक्स भी पढ़ लिया है क्या होता है। इसके बाद अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस चलेगा। ठीक है? मेरे को लग रहा है इससे पहले हमारा ये बचा था इक्वल मैट्रिक्स होते क्या हैं। इक्वल मैट्रिसेस, तो इक्वल मैट्रिक्स होते क्या हैं बेटा, देखिए। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म है जो कि हम एक बार तो कभी हम कहते हैं मैट्रिक्स, कभी कहते हैं मैट्रिसेस। तो इनमें अंतर समझना बहुत जरूरी है। क्या इनमें क्या डिफरेंस है बेटा, कोई बताएगा मुझे? देखिए, मैट्रिसेस यहाँ पे हम कब यूज करते हैं, जब बहुत सारे मैट्रिक्स की बात कर रहे हो। तो मैट्रिक्स यहाँ पे सिर्फ सिंगल होता है, सिंगुलर पर्सन है। और यहाँ पे जो मैट्रिसेस है वो हमारे कई सारे हैं। ठीक है? तो मैट्रिसेस, अब हम किन मैट्रिसेस को इक्वल कहेंगे, पहले यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी देखें। साफ साफ लिखा है यहाँ पे, आप देखें। टू मैट्रिसेस ए इज इक्वल टू ए आई जे एंड बी इज इक्वल टू बी आई जे आर सेड टू बी इक्वल इफ दे सेटिस्फाई द फॉलोइंग टू कंडीशंस। कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं बेटा इसके लिए? पहली वाली ये होगी, द ऑर्डर ऑफ बोथ द मैट्रिसेस इज द सेम। यानी हमारे जो भी मैट्रिसेस हैं उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। ठीक है? तो ऑर्डर सेम क्या मतलब, जैसे हम ऑर्डर मानते थे आर मल्टीप्लाई सी कहते थे ना। आर मीन्स नंबर ऑफ रोज एंड सी मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है? तो वो हमारा ऑर्डर हो जाएगा। ओके? अब यहाँ पे सेम होने चाहिए ये दोनों, पहली कंडीशन ये है। अब मेरे को ये बताओ सेकंड वाली कंडीशन में क्या कहा है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इन बोथ द मैट्रिसेस आर इक्वल। यानी जो भी हमारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, जैसे अगर हम फर्स्ट एलिमेंट माने तो उसको A11 कहते हैं ना। A11, वन का मतलब रो में, यानी रो का हमारा पहला एलिमेंट। और जो दूसरा वाला वन है वो क्या कह रहा है कि कॉलम का भी पहला एलिमेंट है। ठीक है? तो अब आ जाते हैं हम, ये दोनों कंडीशन हमारी पास हो चुकी हैं। उसके बाद में हमें पता चल गया है कि ऐसे मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स होंगे।
ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, इसका क्या हम कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं बेटा? कोई मुझे बताएगा इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? चलिए, मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ इक्वल मैट्रिक्स के लिए। ओके बेटा, तो इसका एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल फॉर इक्वल मैट्रिसेस। ओके, चलिए बेटा, इसका जो एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा? हाँ, लेट अस सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए। ए इज इक्वल टू जो है हमारा, वो गिवन है बेटा, देख सकते हैं आप, 1 2 3 2 4 1 एंड 8 9 1। मैंने ये कह दिया, ठीक है। अगर मैं एक मैट्रिक्स ए ले रहा हूं तो इसमें ऑर्डर बताओ मुझे क्या है? ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स क्या है? 3/3। 3/3, वेरी गुड। तो इसका ऑर्डर हो गया हमारा 3/3। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? यस सर। हाँ बिल्कुल स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे जो ऑर्डर है हमारा वो 3/3 है। तो इसका मतलब ये हुआ इसकी लेंथ और इसकी ब्रेथ दोनों की दोनों हमारी सेम है, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ बेटा, अगर मैं सेम इसके इक्वल मैट्रिक्स लिख रहा हूँ कि बी मेरा इक्वल होना चाहिए, तो इसका मतलब ये है जो इसका पहला एलिमेंट है बी का, वो इसके पहले एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। ओके, यानी 1 ही होना चाहिए, दूसरा वाला 2 ही होना चाहिए, तीसरा वाला 3 ही होना चाहिए, चौथा वाला ये जो नीचे दिया हुआ है ये 3 हो गया, ये हमारा 2 ही होगा, ये 4 होगा, ये 1, ये 8, ये 9, ये 1। तो क्या यहाँ पे हमारी दोनों कंडीशन पास हो रही है? पहली वाली कंडीशन क्या थी? एक बात देखें, पहली वाली कंडीशन जो थी हमारी बेटा, वो ये है, द ऑर्डर ऑफ बोथ द मैट्रिसेस इज सेम, यानी ऑर्डर हमारा सेम होना चाहिए। तो 3/3 का पहला वाला था ए, तो 3/3 का दूसरा वाला भी था बी वाला। ठीक है। सेकेंड कंडीशन ये है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इन ए या इन बोथ द मैट्रिसेस आर इक्वल। तो सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे इक्वल होने चाहिए और सेम पोजीशन पे होने चाहिए, तभी हम उस मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं इसके अलजेब्रा पे। ओके बेटा, तो अलजेब्रा क्या है इसका? तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई ए और बी आर इक्वल मैट्रिसेस, तो ए इज इक्वल टू बी, यह हमें समझ आया। ठीक है, अब हम बात करते हैं अलजेब्रा की। तो अलजेब्रा क्या होगा बेटा मैट्रिसेस का? देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे इनका एडिशन। एडिशन कैसे करेंगे? अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है बेटा, अलजेब्रा में हम देखेंगे सबसे पहले एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। सेकेंड वाला जो होगा हमारा सब्ट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। थर्ड वाला पॉइंट देखेंगे आज हम, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ओके बेटा, बाहर चला गया। चलिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब हम बात करते हैं बेटा किसकी? सबसे पहला वाला पॉइंट, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो जब भी हम कभी किसी भी मैट्रिक्स का किसी दूसरे मैट्रिक्स में एडिशन कर रहे होंगे तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं बेटा, वो फॉलो होनी चाहिए। ठीक है, तो वो कंडीशंस क्या है? सबसे पहले जब हम एडिशन की बात करते हैं तो उसके लिए कंडीशन क्या है?
देखिए अगर हम यहाँ पे एडिशन की बात कर रहे हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं, तो इसकी कुछ कंडीशन है वो देखें। कंडीशंस क्या होंगी, क्या बेटा? पहली बात तो जब भी हम किन्हीं दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब वो दोनों के दोनों मैट्रिक्स हमारे सेम ऑर्डर के होने चाहिए, पहली बात। तो फर्स्ट कंडीशन तो सेम है, फर्स्ट कंडीशन सेम कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस should be सेम। ओके, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है हमारी? भाई ऑर्डर सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑर्डर सेम है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक हमारा आर की वैल्यू मान लो 2 है और सी की वैल्यू हमारी क्या है बेटा 3, तो 2/3 का अगर एक मैट्रिक्स है तो दूसरा मैट्रिक्स तभी ऐड होगा जब हमारा क्या हो, दूसरा मैट्रिक्स भी 2/3 का ही हो। सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स ऑलवेज ऐड होंगे, ठीक है। तो अब देखिए बेटा इसकी बस एक ही कंडीशन है कि ऑर्डर हमारा सेम होना चाहिए, बाकी इसकी कोई नहीं है। चलिए तो अब देखिए इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम। एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखें बेटा कि अगर हमारा a इज इक्वल टू 2 3 5 3 1 2, दिस इज अ मैट्रिक्स। कौन सा बेटा? a इज इक्वल टू 2 3 5 3 1 2 इसके एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर बताएंगे मुझे। 3/2। 2/3। 2/3। वेरी गुड। पहले हम रो लिखते हैं उसके बाद में कॉलम लिखते हैं। 2/3 है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ अगर मैं बी को कोई एक ऐसा मैट्रिक्स लेता हूं, बी इज इक्वल टू, देखिए कोई ऐसा मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू मैंने लिया क्या, ये वाला 2 3 5 1 2 3, क्या मैं इन्हें ऐड कर सकता हूं? ये 3/2 है, क्या ये ऐड हो सकते हैं बेटा? नो सर। नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इनका ऑर्डर डिफरेंट है। ऑर्डर मैंने बताया है कि सेम आर होना चाहिए, सेम सी होना चाहिए। तो पहला वाला आर होता है, दूसरे वाला सी होता है। तो यहाँ पे आप देखें दोनों ही अनइक्वल है। आर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे सी जो है वो क्या है हमारा 3। तो 3 2 के इक्वल नहीं होता, कभी भी नहीं होता। 2 3 के इक्वल कभी नहीं होता, ठीक है। तो इसका मतलब ये हम ऐड नहीं कर सकते। ओके, अगर मुझे ये ऐड करने हैं तो देखिए एक मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ बी वाले में। देखिए मेरा बी वाला ऐसे चेंज हो जाता है, यानी यहाँ पे मैंने कुछ कर लिया 5 और यहाँ पे कुछ मैंने कर लिया 6, ठीक है। तो क्या अब ये ऐड हो सकते हैं? यस बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे ऑर्डर सेम है। ओके, तो अब मुझे ये बताओ भाई, जब हम किन्हीं दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो इसका मतलब ये है कि पहले वाले एलिमेंट में इसका पहला वाला एलिमेंट ऐड होगा, यानी इसमें ये वाला एलिमेंट ऐड होगा, इसमें ये वाला एलिमेंट ऐड होगा, इसमें ये वाला एलिमेंट ऐड होगा। ओके, वैसे ही नीचे वाले में यानी सेम पोजीशन के ऐड होंगे। ओके, ये इसमें, ये इसमें। तो इसका मतलब अब हमारा जो एडिशन आएगा वो क्या आएगा, चेक करें। जो हमारा एडिशन आएगा बेटा वो आएगा a प्लस बी इज इक्वल टू जो होगा, देखिए 2 में 2 ऐड कीजिए, 2 में 2 ऐड कीजिए क्या आएगा 4, 3 में 1 ऐड कीजिए क्या आएगा 4, 5 में 5 ऐड कीजिए क्या आएगा 10, 3 में 3 ऐड कीजिए 6, 1 में 2 ऐड कीजिए 3, 2 में 6 ऐड कीजिए 8। तो यहाँ पे हमारा जो एडिशन आया, आप देख सकते हैं जब भी हम कभी
ए और बी को ऐड कर रहे हैं तो हम कंडीशन ये थी कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात ये है कि यहाँ से एक कंक्लूजन निकलता है कि जब इनका एडिशन आएगा यानी जो रिजल्ट आएगा उसका भी ऑर्डर जो होगा वो सेम ही होगा जो पहले वाले दो का था, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसका ऑर्डर हमने देखा 2/3 है। समझ आया बेटा? यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आगे चलते हैं। नो सर। हाँ आगे चलते हैं। आगे क्या है? सब्ट्रैक्शन देखिए। तो सब्ट्रैक्शन में भी सेम कंडीशन है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए और जैसे अभी हमने यहाँ पे एडिशन किया है वैसे ही यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। अगर हमारे किसी मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट 4 है तो दूसरे वाले मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट से ही हम उसे घटाएंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसे। अगर मैं a माइनस बी यहीं से फाइंड आउट करूं, a माइनस बी, तो देखिए a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू क्या है भाई? ये रही 2 3 5 3 5 3 1 1 2। 2। चलिए b की वैल्यू 2 1 5 3 2 6 ये है, ठीक है। अब हम a माइनस बी फाइंड आउट कर रहे हैं, यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है बेटा। 0 2 0। हाँ a माइनस बी फाइंड आउट करेंगे तो a माइनस बी, देखिए 2 में से 2 गया तो 0, 3 में से 1 गया तो 2, 5 में से 5 गया 0 3 में से 3 गया 0 0, 1 में से 2 गया -1 -1, 2 में से 6 गया -4। तो ये हमारा होगा a माइनस बी और आप देख सकते हैं ये भी हमारा सेम ही ऑर्डर का होगा, ठीक है। तो ये तो हमारा एडिशन हो गया और सब्ट्रैक्शन हो गया। तो अलजेब्रा का एक पार्ट तो हमारा खत्म हो गया, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। तो हाउ डू वी डू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, वो देखें बेटा। उसके लिए क्या कंडीशन है? चलिए मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करते हैं भाई। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, ओके। तो मल्टीप्लिकेशन में पढ़ें बेटा, यहाँ देखें। लेट अस सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है a इज इक्वल टू, अच्छा इसकी कुछ कंडीशन है वो कंडीशन देख लें पहले इसकी कंडीशन पे बात करते हैं बेटा। कंडीशन जो होंगी इसकी, पहली वाली कंडीशन क्या है, दूसरी वाली क्या है, वो देखते हैं कितनी कंडीशन है इसमें। देखिए भाई, अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन क्या होगा मैट्रिसेस का, वो देख लीजिए एक बार। कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे नहीं। चलिए मैं बता देता हूं। देखिए मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो ये होता है, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, ए इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए बेटा, ए इज इक्वल टू क्या नजर आ रहा है आपको, 2 3 5 1 2 3। तो इसका मतलब बी में ये तभी मल्टीप्लाई हो सकता है जब जब हमारा बी कैसा हो, ऐसा। ठीक है बेटा, यानी ये हमारा 2/3 ऑर्डर का सर है। जब ऊपर वाले की रो, वो ऊपर वाले का कॉलम नीचे वाले की रो के इक्वल होगा। हाँ सही कहा आपने, ऊपर वाले का रो नीचे वाले के कॉलम के इक्वल होना चाहिए तभी हम मल्टीप्लाई सर कर, ऊपर वाले की कॉलम, ऊपर वाले की कॉलम नीचे वाले के रो के इक्वल होना चाहिए, तो वो रो के उल्टा, इक्वल। वो भी सही है, वो दोनों स्टेटमेंट ठीक है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें आप,
अगर हम बात करते हैं, अच्छा सुनो, अगर यहाँ पे आप क्या कह रहे हो बेटा, अगर हम यहाँ पे, भाई मान लो मैंने ये यहाँ पे एक कॉलम और इंक्रीज कर दिया है, मान लो मैंने यहाँ पे ये 3/3 1 और 2 और कर दिया, एक और कॉलम बढ़ा दिया मैं, तो क्या मल्टीप्लाई नहीं कर सकता मैं? सर कर सकते हो, कर जब ही सकते तो हैं। बोला मैंने, ऊपर वाले का कॉलम नीचे वाले हाँ, की रो के इक्वल। सही कहा आपने, एकदम सही कहा कि ऊपर वाले का जो हमारा कॉलम है नीचे वाले की रो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हमारा 3/3 का हो गया। ठीक है, तो अब ध्यान दें, यहाँ पे ऊपर वाले का कॉलम और नीचे वाले का रो, ये दोनों हमारे सेम होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हम आसानी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ऊपर वाले का कॉलम और नीचे वाले का रो। सही है बेटा, सभी को ये ध्यान में होना चाहिए। तो अब देखिए, जब भी हम ए और बी की मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, तो अब देखिए मल्टीप्लाई के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, मल्टीप्लाइंग ए बाय बी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ए बी जो होगा हमारा वो क्या होगा, और हम देखेंगे बेटा ये जरूरी नहीं है अगर ए बी हमारा सॉल्व हो रहा है तो बी ए बी सॉल्व हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि ऊपर वाले का कॉलम यानी पहले वाले का कॉलम और जो बाद वाला है उसका रो हमारे इक्वल हो। ठीक है, आप देख सकते हैं जब हम ए की बी में करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब बी की ए में करेंगे तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो आप चेक करें, पहले ए की बी में मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए पहले ए रखते हैं यहाँ पे, ए की वैल्यू क्या है, 2 3 5 1 2 3, 2 3 5 1 2 3, ये ए की वैल्यू है। बी की वैल्यू रखें, बी की वैल्यू है हमारी, बी एक मैट्रिक्स है, 3 1 3 2 2 1 1 3 2, this is equal to b। now we have to multiply these both। कैसे होगी बेटा, मल्टीप्लाई बताओ कैसे होगी। देखिए सबसे आसान सर तरीका, हाँ जो जो ऊपर वाले का रो, वो ऊपर वाले का पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले की रो की मल्टीप्लाई होगी, और फिर ऐड करेंगे। पहले वाले की, हाँ फिर पहले वाले की वेरी कॉलम गुड, दूसरे वाले की रो। यानी हमारा फर्स्ट एलिमेंट तब आएगा जब हम पूरी रो की और जो हमारा पहला वाला कॉलम है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी हमारा आ जाएगा। ठीक है, जब यस हम सर। इनकी मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से ध्यान दें बेटा, देखिए सबसे पहले ये वाला चुने आप, ये हमारा रो है, ये हमारा कौन सा रो है, पहला वाला। जब मैं इसकी पहले वाले कॉलम में मल्टीप्लाई करूंगा तो ऐड करके लिखते हैं। ठीक है, तो पहला वाला जो 2 है, इस रो का पहला एलिमेंट कॉलम के पहले एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 6। ठीक है, इस रो का दूसरा एलिमेंट इस कॉलम के दूसरे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा तो इसका मतलब प्लस कितना आया, ये भी 6 आया। इस रो का थर्ड एलिमेंट इसके कॉलम के थर्ड एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा तो ये +5 आ जाएगा। ठीक है, 5 बन जा 5। ठीक है, ये हमारा जो नया मैट्रिक्स बनने वाला है ना, ए इंटू बी, उसका पहला एलिमेंट आया है बस, और कुछ नहीं आया। ठीक है, अब दूसरे एलिमेंट के लिए हम इस फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई इस सेकेंड किस में करेंगे, कॉलम में करेंगे, सेम वे में जैसे हमने अभी किया था। ठीक है बेटा, सेम वे में मल्टीप्लाई करें, सेम वे में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा ये वाला रो है ये सेकंड वाले कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो पहला वाला इसका ये वाला एलिमेंट इसके पहले वाले एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा, 2। अच्छा नीचे से भी गया, चलिए ए बी इज इक्वल टू रो, पहला क्या आया था देखिए, जब हमने पहले कॉलम में इस रो की मल्टीप्लाई की थी तो आया था 6 + 6 + 5। ठीक है, अब जब हम दूसरे वाले कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट रो की तो क्या आएगा बेटा, 2 1 2, 3 की मल्टीप्लाई 2 में होगी, 3 की मल्टीप्लाई 2 में
तो क्या आएगा हमारा +6, 5 की मल्टीप्लाई 1 में होगी, सॉरी 3 में होगी, तो क्या आएगा 5 3 जा 15, ये भी प्लस होगा। ठीक है, अब सेम अभी तक हम इस रो की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सारे कॉलमों में करनी पड़ेगी। तो अब जो हमारा लास्ट वाला कॉलम बचा है उसमें कीजिए सेम वे में। तो पहला जो एलिमेंट है हमारा रो का 2 की मल्टीप्लाई 3 में होगी, कितना आया 6, फिर 3 की 1 में होगी तो कितना आएगा 3, फिर 5 की 2 में होगी तो कितना आएगा 10। ओके 10, चलिए मैं 10 इधर लिखता हूँ, जो मेरे को 10 ऐड करना है वो मैं उसे इधर लिख लेता हूँ। ओके, तो अब बताइए बेटा मुझे, पहले रो की आप हर एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर चुके हैं, दूसरे रो की अब सेम ऐसे ही सेम जैसे हमने किया है सिमिलरली आपको आगे करना है। तो दूसरा वाला जो हमारा रो है इसकी मल्टीप्लाई आप कीजिए पहले वाले रो में, तो पहले वाले इस कॉलम में होगी, रो नहीं कॉलम में। ठीक है, तो 1 की 3 में होगी, 2 की 2 में होगी, 3 की 1 में होगी, तो क्या आएगा बताओ 3 4 3। ठीक है, समझ आया? आगे बताओ क्या आएगा 1 की 1 में, 2 की 2 में, 3 की 3 में, तो 1 2 9, 1 की 3 में, 2 की 1 में और 3 की 2 में, तो ये आएगा हमारा 3 + 2 + 6। ठीक है, सभी को समझ आ गया या नहीं आया? सर आपने 1 to 9 लिखा है, 1 to 4 9 आएगा, 149। 1 2 आपने 1 + 2 + 9 लिखा है, 1 + 4 + 9 आएगा। सेकेंड वाले में यस। यहाँ पे चलिए एक बार चेक करते हैं। 1 की मल्टीप्लाई 1 में हुई, 2 की मल्टीप्लाई 2 में हुई, बिल्कुल 4 आएगा बेटा, ये गलती से लिखा गया। 2 की मल्टीप्लाई 2 में होगी तो 4 आएगा, और 3 की मल्टीप्लाई 3 में की तो 9 आएगा। वेरी गुड, सही कहा मैं कि एकदम सही था आपका आंसर। चलिए अब हमने देखा कि मल्टीप्लाई हमने कैसे की, ए और बी की। तो अब बेटा ए और बी जो आया वो कैसा आया, कितना आया 6 6 कितने होते हैं 12 एंड 5 कितने होते हैं 17। ठीक है, ये बताओ 2 में 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8, और सॉरी ऐड करेंगे, 2 में 6 को ऐड करेंगे तो बेटा 8 आएगा, और 15 जब ऐड होगा तो कितना आएगा 23। ये भी सब ऐड करो, 16 एंड 3 कितना हो गया 19, ये सब ऐड करो 10, ये सब ऐड करो 14, ये सब ऐड करो तो कितना आया 11। सही है ना? अब ये हमारा एक नया मैट्रिक्स आ चुका है बेटा, जो कि मल्टीप्लाई होके आया है किस की, ए मैट्रिक्स की और बी मैट्रिक्स की। ठीक है, हाँ 2 into 3 का ऑर्डर। क्या स्वयं कुछ कह तो रहे हैं? इसका ऑर्डर होगा 2 into 3 होगा, 2 इंटू 3 ऑर्डर। कहाँ पे है? अच्छा इसका ऑर्डर, ऑर्डर जो होगा इसका बिल्कुल सही कहा 2/3 होगा। ठीक है, इसका जो ऑर्डर होगा वो 2/3 होगा। तो आप देख सकते हैं ऑर्डर हमारा वो होता है, देखिए जब हमने एक ऐसे मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई की, यानी ए जो था हमारा एक ऐसा मैट्रिक्स था जो कि हमारा किस ऑर्डर का है बेटा 2/3 का था, बी वाला जो था वो कितने ऑर्डर का है बेटा 3/2। तो हमने देखा पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के इक्वल होना चाहिए तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। ठीक है बेटा, यही था ना, दूसरे वाले के कॉलम के इक्वल पहले वाले के रो है हमारे पास, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो। हाँ पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ बेटा हमने जो बी लिया था क्या वो 3/3 का लिया था? हाँ बी हमारा नहीं सर। 3/3 का था। ठीक है, तो यहाँ पे इसे 3/3 लिखते हैं, रैशनल। दिस इज 3/3 मैट्रिक्स, तो ये हमारा 3/3 है। ठीक है,
तो ये हमें देखा हमने बेटा कि सी और आर इक्वल हैं, तो ठीक है मल्टीप्लाई हो गया। तो सर इससे अब हमें जो ऑर्डर बचा, भी तो पता चल जाता है, जो क्या आंसर बेटा? आएगा उसका ऑर्डर क्या है। हाँ वो यहीं से पता चल जाएगा, जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर ये होगा जो बचा है यहाँ पे 2 into 3। 2 और 3, जो ये बचा। ठीक है बेटा, तो यहीं से हमें उसका ऑर्डर पता चल जाएगा। ठीक कहा आपने। चलिए अब हम आगे चलते हैं। मल्टीप्लाई हो गया ना हमारा, वेरी गुड। अब देखिए बेटा, जब हम डिवीजन करते हैं तो डिवीजन से पहले हमें इनवर्स फाइंड आउट करना पड़ता है। जब हम डिवाइड करते हैं किन्हीं दो मैट्रिसेस को तो इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। तो इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ रूल्स यहाँ पे देखने होंगे कि इनवर्स हमारा तभी आएगा जब हम ट्रांसपोज के बारे में जान जाएं, एडजॉइंट ए के बारे में जान जाएं। जैसे मान लो हमारा कोई भी क्या है, एक मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स है, तो अगर हम उसका डिवीजन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, किसी भी दूसरे मैट्रिक्स का डिवाइड कर रहे हैं उस टाइम पे, तो बताना देखिए कैसे करेंगे। आपने देखा एडिशन कैसे किया, सब्ट्रैक्शन कैसे किया, मल्टीप्लिकेशन कैसे किया। मल्टीप्लाई करने को आता है तो आप आराम से कर लेंगे, ठीक है? सभी कर लेंगे ना बेटा? यस सर। मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन अब अगर डिवीजन आ जाता है इन एनी केस तो क्या करेंगे? जैसे ए का डिवीजन करना है बी में तो क्या करेंगे? तो देखिए इसके लिए हमने कोई रूल नहीं सीखा, हमने मल्टीप्लाई के लिए रूल सीखा। तो सबसे अच्छा ये है कि इस बी को ऊपर लेके जाओ तो ये हमारा हो जाएगा ए बी इनवर्स, ठीक है? तो इसका मतलब अगर हम ए डिवाइडेड बाय बी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो इसका मतलब ए बी इनवर्स फाइंड आउट कर लो, एक ही बात है ना? ए इंटू बी इनवर्स फाइंड आउट कर लो, एक ही बात है ना? यस सर। हाँ, तो हम सबसे पहले एक काम करेंगे कि जो हमारा बी मैट्रिक्स है उसकी हेल्प से हम क्या फाइंड आउट करेंगे? बी इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है? बी इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसके लिए इसका फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? यानी बी इनवर्स जो होगा हमारा वो होगा बेटा 1/मॉडुलस ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट बी, ठीक है? तो ये हमारा फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा और इसकी हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे? बी इनवर्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो बी है, यहाँ बी का मॉडुलस जो है वो मॉडुलस नहीं, वो डिटर्मिनेंट है, ठीक है? तो बी का डिटर्मिनेंट क्या होगा ये हम सीखने वाले हैं। हाउ डू वी कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ठीक है? और दूसरा यहाँ पे ये एडजॉइंट बी क्या है, ये कैसे कैलकुलेट होगा ये भी हम सीखने वाले हैं, ठीक है? तो एडजॉइंट बी क्या होगा, कैसे फाइंड आउट होगा, ये हम दोनों रूल्स सीखने वाले हैं इससे आगे, ठीक है बेटा? तो अच्छा चलिए इतना तो ठीक है, लेकिन पता है जब हम एडजॉइंट बी फाइंड आउट कर रहे होते हैं उस टाइम पे हमें ट्रांसपोज की भी जरूरत पड़ती है। तो बी का ट्रांसपोज क्या होता है वो बताओ। देखिए बी का ट्रांसपोज अगर मैं कहूँ कि भाई मेरे पास कोई मैट्रिक्स है बी इज इक्वल टू क्या है मेरे पास 2 3 1 और 1 2 3 है, तो यहाँ पे ये एक ऐसा मैट्रिक्स है, ठीक है, 2/3 का। तो अब मुझे ये बताओ इसका ट्रांसपोज क्या होगा, कोई बताएगा मुझे व्हाट इज द सर ट्रांसपोज? सर जो इसका कॉलम होगा वो रो बन जाएगा और जो रो होगा वो कॉलम। वेरी गुड स्वयं, आप सही कह रहे हैं। देखिए बेटा जो इसका 2 रो 3 है, 2 जो इस 1 हाँ 2 3 1, R1 हमारा कॉलम बन चुका है, 1 2 R2 3। R2 हमारा C2 बन जाएगा। तो ये 1 2 3 1 2 3। एक मिनट रुकिए बेटा, कुछ गड़बड़ हो गई, लाइट भाग गई। लाइट भागने पे सिस्टम सारा का सारा ऑफ हो जाता है, बस उसे 5 या 10 सेकेंड का टाइम लगता है ये स्टार्ट होने में, तो आपको उतना ही वेट करना है। चलिए हो चुका है। हाँ तो यहाँ पे बी डैश इज इक्वल टू जो हुआ वो 2 3 और 1 आया। और यहाँ पे देखिए जब हम देखेंगे R2 तो R2 हमारा ये है 1 2 3, तो ये अब C1 में कन्वर्ट C2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो B यहाँ पे आया 1 2 एंड 3, ठीक है? तो ये आया हमारा B डैश। और B डैश क्या है यहाँ पे, वेयर B dash is
the transpose matrix of B। ठीक है बेटा, तो B जो होगा हमारा वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा ऑफ B। समझ आ गया सभी को? B डैश जो होगा वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा ऑफ B। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया है। देखिए B हमारा था 2 into 3 का, यानी 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स था। जो हमने B डैश देखा वो किसका आ रहा है, 3/2 का। ठीक है, तो ऑर्डर यहाँ पे हमारा चेंज हो जाएगा। ओके, जब भी हम क्या फाइंड आउट कर रहे होंगे, जब भी हम ट्रांसपोज फाइंड आउट कर रहे होंगे किसी भी मैट्रिक्स का, तो यहाँ पे कई कंडीशन ऐसी बनेगी कि यहाँ पे ऑर्डर हमारा डिफरेंट हो जाएगा। ये कंडीशन कब होगी कि ऑर्डर डिफरेंट हो गया, जब कॉलम और रो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, समझ आया आपको? चलिए अब हम बात करते हैं आगे, एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। हाँ, इससे पहले कुछ और बचा है क्या, एक बार हम पीडीएफ देख चेक कर लेते हैं, कुछ और भी है क्या? हाँ, जैसे इसमें ये बचा हुआ है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है तो उसका नेगेटिव क्या होगा बेटा? तो सब उसका साइन चेंज कर देंगे सब नंबर को। देखिए, अगर हम किसी स्केलर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी मैट्रिक्स में, तो उसकी स्केलर की मल्टीप्लाई कैसे की जाएगी? क्या हम खाली रो में करेंगे, या खाली कॉलम में करेंगे, या सभी एलिमेंट्स में करेंगे? किसी स्केलर की मल्टीप्लाई सब एलिमेंट्स में। सभी एलिमेंट्स में करेंगे। वेरी गुड सर, आपने सही कहा, सभी एलिमेंट्स में करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम करने वाले हैं -1 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ देखिए नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। तो हमारे पास बेटा मैट्रिक्स जो है वो A इज इक्वल टू, मैं कुछ भी आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स ले सकता हूँ अपने पास से, 2 1 3 1 2 4 और यहाँ पे 1 2 का 4। ठीक है, मैंने यहाँ पे ले लिया कौन सा मैट्रिक्स जिसमें हमारे कितने एलिमेंट्स है बेटा, 9 एलिमेंट्स है, और ये इसका जो ऑर्डर है वो 3/3 का है। ठीक है, अब मैं इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। तो माइनस से मल्टीप्लाई करने से पहले आप देख लें, अगर हम किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें, स्केलर हमारा कुछ भी हो सकता है, मान लो के है, के की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 कुछ भी। ओके, तो के हमारा एक स्केलर है। तो देखिए, अगर मैं ए के फाइंड आउट करूं या के ए फाइंड आउट करूं तो क्या आएगा, के ए फाइंड आउट करूं तो क्या आएगा, देखिए के की मल्टीप्लाई ए के हर एक एलिमेंट में हो जाएगी। तो ये आएगा 2k, के 3 1 1 में के की मल्टीप्लाई हुई, के 2k 3 क्या आएगा? हाँ मेरे हिसाब से हाँ, ऊपर 1000 से करेंगे हम। के 2k 4k। तो इसका मतलब हमारा जो नया एलिमेंट नया मैट्रिक्स बनने वाला है के की मल्टीप्लाई करने के बाद वो ये वाला बनेगा। ठीक है, तो जब भी हम कभी भी किसी भी एक स्केलर की मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके जो हमारा मैट्रिक्स होगा उसके हर एक एलिमेंट में उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। समझ आया? अब अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो इसके लिए कंडीशन ये भी है कि अगर हम कभी कॉमन लेंगे किसी भी एक एलिमेंट से, कुछ भी क्वांटिटी कॉमन लेंगे, तो सभी एलिमेंट्स से हम कॉमन लेना पड़ेगा, सभी एलिमेंट्स से हमको कॉमन लेना पड़ेगा। समझ आया बेटा? अब देखिए, अब मैं इसका नेगेटिव करने वाला हूँ। तो नेगेटिव क्या होता है, देखिए भाई, ए अगर मेरा एक मैट्रिक्स है तो इसका जो नेगेटिव होगा, नेगेटिव मैट्रिक्स जो होगा वो कौन सा होगा, कोई बताएगा मुझे? -a। -1। वेरी गुड, तो ये इसका नेगेटिव मैट्रिक्स हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने ए में -1 की मल्टीप्लाई तो की है, तो -1 की मल्टीप्लाई कीजिए। तो इसका मतलब -1 इंटू जो मैट्रिक्स था, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं, 2 1 3
1 2 4 1 2 का 4, तो इसका मतलब यहाँ पे आया 2 1 3 1 2 4 1 2 का 4, ये आ गया ना, समझ आ गया बेटा। अब मुझे ये बताओ यहाँ पे -1 की मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा? -1 की मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा? -2 ये होगा -2 -1 -3 -1 -3 -1 -2 -4 -1 -2 -4 -4 समझ आ गया सभी को? किसी को कोई Yes, sir. प्रॉब्लम नहीं है अभी तक के अलजेब्रा में, जो भी अलजेब्रा चल रहा है मैट्रिक्स का? अब हम आगे बढ़ रहे हैं बेटा, नेगेटिव तो हो चुका है, आगे देखिए क्या कंडीशन है। देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, क्या प्रॉपर्टीज है वो देखें। यहाँ पे प्रॉपर्टीज देखें, इफ ए बी सी आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन, यानी ए बी और सी हमारे कैसे 3 मैट्रिसेस है और इनके ऑर्डर सेम है, तो उस टाइम पे देखिए सेम ऑर्डर है क्योंकि, तो इसलिए ये ऐड हो सकते हैं, आराम से ऐड हो जाएंगे क्योंकि सेम ऑर्डर है। और हमने देखा था जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहा था तो उस टाइम पे एक ही कंडीशन थी, क्या, कि ऑर्डर सेम होने चाहिए मैट्रिसेस के, तभी वो ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो अब जब हमारे पास ये कंडीशन है तो आगे देखिए इसमें ये कौन कौन से रूल्स फॉलो करेगा एडिशन के लिए। तो देखें यहाँ पे पहला क्या है, यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ। क्या है बेटा? कम्यूटेटिव लॉ। तो ये जो लॉ होता है हमारा, ये कहता है कि अगर हम ए में बी जोड़ें या फिर बी में ए जोड़ें, बात एक ही है। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ कभी कभी कि भाई मैंने 2 में 3 ऐड कर दिया या 3 में 2 ऐड कर दिया, तो बात तो एक ही है कि रिजल्ट तो मेरा 5 ही आएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे ये वाला लॉ भी फॉलो होता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहने लग जाऊं कि 2 में मैं 3 की मल्टीप्लाई कर लूं या 3 में 2 की मल्टीप्लाई कर लूं, आएगा तो 6 ही, तो इसका मतलब इक्वल होनी चाहिए। नहीं, यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन के लिए जो हमारा कम्यूटेटिव लॉ होता है वो फॉलो नहीं होता। हमने देखा भी था कि उसमें एक कंडीशन थी, क्या, कि पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के इक्वल होना चाहिए, लेकिन ऐसा हर जगह नहीं मिलेगा। तो मल्टीप्लाई के लिए हमारा कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता, एडिशन के लिए हो जाता है। ठीक है बेटा, ये ध्यान में रखें आप। कम्यूटेटिव का मतलब ये है कि हमने क्या किया है, पोजीशन चेंज किया उनकी, पहले हमने ए पहले लिया था और बी बाद में लिया था, लेकिन सेकेंड साइड में हमने बी पहले लिया है और ए बाद में लिया, तो इसका मतलब यहाँ पे ये इक्वल आ रहे हैं, तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड वाला देखें, सेकेंड वाले में क्या है, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है बेटा, तो इसमें एसोसिएटिव लॉ क्या है कि अगर मैं ए मैट्रिक्स में बी मैट्रिक्स को ऐड करता हूं एक साथ, ठीक है, उसके बाद में सी, एक सी जो थर्ड मैट्रिक्स है उसको ऐड करता हूं, तो जो हमारा रिजल्ट होगा ये इस वाले के भी इक्वल होगा। कैसे? कि पहले मैं बी में सी को ऐड कर लूं और उसके बाद में ए में ऐड कर रहा हूं, जो भी रिजल्ट आया, तो इसका मतलब ये हमारे इक्वल ही आएंगे। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है हमारी, और ये इसे भी फॉलो करता है, क्या, मैट्रिक्स एडिशन जो है। ठीक है, एक यहाँ पे थर्ड है, थर्ड लॉ देखेंगे, इसको कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। समझ आ रहा है आपको? ये जो लॉ है इसको हम कहते हैं, इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहाँ पे आपका दिया नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव क्यों है। देखिए यहाँ पे बेटा a प्लस बी दिया हुआ है, ये क्या है, सम ऑफ मैट्रिसेस a प्लस बी। ओके, तो जब मैं इसकी k में मल्टीप्लाई करूंगा, यानी k की इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये k की मल्टीप्लाई पहले a में हो जाएगी और फिर b में हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे k की मल्टीप्लाई बट गई है, पहले तो ब्रैकेट में हो रही थी, अब वो अलग अलग हो गई, तो बट गई है, तो बटने का मतलब क्या, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है मल्टीप्लाई का, तो इसीलिए हम इस लॉ को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। समझ आया आपको? सभी को तीनों प्रॉपर्टीज समझ आ गई, या इसके एक एक एग्जांपल भी चाहिए आप लोगों को? Yes, sir. आ गई, गुड। तो आप देखिए यहाँ पे हम एग्जांपल से स्टार्ट करने वाले हैं। एग्जांपल क्या है ये, कि एक मैट्रिक्स लिया हुआ है, दूसरे में हमने उसे ऐड किया है, तीसरे को उसमें से सब्ट्रैक्ट किया है।
नहीं, ये एडिशन दिखा रहा है बस, वो इक्वल का साइन है ना कि सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, सभी को दिख रहा है ये? चलिए भाई, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम देख चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस भी हो गया है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो देखिए यहाँ पे जो हमने एडिशन के लिए प्रॉपर्टीज देखी थी अभी, जिसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखी, एसोसिएटिव देखी, तो क्या यहाँ पे हमारी जो मल्टीप्लिकेशन में है ये भी प्रॉपर्टीज हमारी फॉलो होंगी? तो देखें यहाँ पे पहली वाली प्रॉपर्टी क्या है भाई? पहली वाली प्रॉपर्टी बेटा देखें जल्दी, मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए देखें आप, द प्रोडक्ट ए बी ऑफ टू मैट्रिसेस A and B defined only if the number of columns in matrix A is to the number of rows in matrix B। ये हम पहले ही देख चुके हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट होगी A और B की वो कब पॉसिबल होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाओ, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो देख लो आप। क्या कि फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। ऐसा तो नहीं है ये हमेशा ऐसा ही होगा कि भाई अगर ए में बी की मल्टीप्लाई कर रहे हैं और बी में ए की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये कभी इक्वल नहीं आ रहे। कई केसेस में आएंगे भी लेकिन हमेशा इक्वल नहीं आते। ठीक है, तो इसीलिए ये हमेशा, क्योंकि हमेशा ये वाली प्रॉपर्टी हमारी फॉलो नहीं होती, इसीलिए हम कह रहे हैं कि दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। ओके, इन जनरल। ओके, तो ए बी अगर हम मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट कर रहे हैं उसके बाद में हम बी ए फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि ये हमारे दोनों इक्वल है। ठीक है, समझ आया है आपको? पहली प्रॉपर्टी हमारी क्लियर हुई, सभी को समझ आया ना? चलिए सेकेंड वाली देखें, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव तो होती है, जैसे हमने अभी देखा था ऊपर कि जो हमारी जो एडिशन होता है वो एसोसिएटिव होता है। तो एसोसिएटिव देखिए, पहले हमने पहले वाले दो को लिया, उन दोनों को ऐड किया, फिर थर्ड वाला ऐड किया, फिर हमने क्या किया, पहले वाले नहीं बाद वाले दो को ऐड किया, फिर हमने पहले वाले को ऐड किया, तो हमने देखा ये इक्वली आ रहे हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे हमारी फॉलो की जा रही थी। वैसे ही क्या हमारी जो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी फॉलो होगी कि नहीं? तो यहाँ पे देखें, पहले हमने क्या लिया, ए बी को मल्टीप्लाई किया एक साथ, उसके बाद हमने सी को मल्टीप्लाई किया, तो जो भी हमारा आंसर आया हमने उसे होल्ड रखा। फिर हमने क्या काम किया, बी और सी को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमने ए को लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई किया, तो उसके बाद देखेंगे हम ये आंसर हमारे सेम ही आए। एक्चुअली यहाँ पे हमारी पोजीशन किसी की भी चेंज नहीं हुई, बस यहाँ पे ब्रैकेट चेंज हुआ। ठीक है, तो पोजीशन जब हमारी सेम है तो यहाँ पे ये इक्वल ही आने वाला है। अगर पोजीशन चेंज हो जाए तो इक्वल नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी लागू नहीं होती मल्टीप्लिकेशन। समझ आया आपको? थर्ड वाला देखें, थर्ड वाली प्रॉपर्टी क्या है बेटा, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो यहाँ पे हमारी मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट भी हो रही है। देखिए मैट्रिसेस के बीच में हमारा ए जो था एक मैट्रिक्स था, बी भी मैट्रिक्स था और सी भी मैट्रिक्स थे। तो यहाँ पे हमने देखा कि बी और सी की तो एडिशन हो रही है, लेकिन बी और सी की एडिशन में ए का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब जो ए बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बट जाएगा, यानी बी में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और सी में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ आया आपको? वैसे ही यहाँ पे हमारी दूसरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। देखिए हमने a प्लस बी को ऐसे ही रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ दिख नहीं रहा है क्लियरली, लेकिन ध्यान से देखें तो दिख जाएगा। a प्लस बी को ऐसे ही रखा, c की मल्टीप्लाई की, तो यहाँ पे c हमारा लेफ्ट हैंड साइड से जब राइट हैंड साइड से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा ac प्लस बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी काम करती है। समझ आया सभी को? अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। आगे देखिए क्या है, आगे देखिए इसमें क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी बेटा मल्टीप्लिकेशन के लिए ही है। ये सारी प्रॉपर्टी आप वन बाय वन पढ़ लें, लिखें कहीं पे, नोट करके रखें जरूर। ठीक है, सभी को पता होना चाहिए इसके बारे में। ओके बेटा,
मैं लिखवा इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है। ओके, तो टाइम तो लगता है ना, अगर मैं अलग से लिखवाऊं, इससे अच्छा इन्हें ही बता दूं, इन्हें ही समझा दूं। चलिए फोर्थ वाली देखें आप। इफ ए बी एंड सी आर थ्री मैट्रिसेस सच दैट, कैसे, यानी ए बी और सी हमारे तीन मैट्रिसेस है, तो इनमें हमने क्या कहा है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी आ रहा है। हमने चेक करके देखा ए बी की मल्टीप्लाई और ए सी की मल्टीप्लाई इक्वल आ रही है, लेकिन ये जरूरी नहीं होगा कि यहाँ पे बी और सी हमारे इक्वल हो। ठीक है, समझ आ रहा है? देखिए जब हम सिंपल नंबर्स की बात करते हैं, देखिए जब हम सिंपल नंबर्स की बात करते हैं, लेट अस सपोज मैंने एक कोई एक्स नंबर लिया, मैंने इसकी किस में मल्टीप्लाई की, वाई में मल्टीप्लाई की। उसके बाद में कह रहा हूँ अगर मैं एक्स की जेड में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और यहाँ पे दिख रहा है मेरे को क्या कि एक्स वाई अगर एक्स जेड के इक्वल है, तो यहाँ से एक्स कट के हमें पता चल जाएगा वाई इज इक्वल टू जेड आने वाला है। लेकिन यहाँ देखिए जब हम मैट्रिक्स की बात करते हैं, ए में बी की मल्टीप्लाई की और मैंने सी में बी की मल्टीप्लाई कर दी, तो ये जरूरी नहीं होगा कि हमारा ए इज इक्वल टू सी भी हो। ये जरूरी नहीं होगा कि भाई बी से बी कट गया और ए इज इक्वल टू सी आ गया। इसका मतलब ये है जब हम ए की बी में मल्टीप्लाई करते हैं और सी की बी में मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे रिजल्ट्स डिफरेंट अगर इक्वल भी हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि बी अगर हमारा सेम है तो ए और सी भी सेम ही होंगे, ये जरूरी नहीं होता। समझ आ रहा है आपको? समझ आ रहा है या नहीं? हम देखेंगे खुद से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, कोई एग्जांपल लेंगे ऐसा और हमारे सामने ये वाला रिजल्ट पास हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब आगे चलें। आगे क्या आ रहा है, फिफ्थ प्रॉपर्टी देखें इसमें। इफ A is Mn matrix and O is Mn null matrix, then AO is equal to OA है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो O है हमारा वो M into N नल मैट्रिक्स है, यानी इसका ऑर्डर हमें गिवन है और ये नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स मीन्स इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, या जो भी हमारे एलिमेंट है वो सारे के सारे जीरो हैं। तो उस टाइम पे क्या होगा, अगर हम इसकी जीरो की ए में मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि इनके ऑर्डर सेम है तो मल्टीप्लाई यहाँ पे हो सकती है ना। अच्छा, ऑर्डर सेम है तो मल्टीप्लाई हो सकती है क्या, कॉलम और यानी पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के इक्वल नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप देखें, हाँ महक कुछ कह रही हैं आप? नो सर। हाँ चलिए, तो इसमें देखें देन ए ओ इज इक्वल टू ओ ए, ये जो होगा हमारा वो जीरो होगा। देखिए यहाँ पे नल मैट्रिक्स कहा है, तो नल मैट्रिक्स का मतलब ये है कि हमारे हर एक एलिमेंट जो होंगे किसमें, मैट्रिक्स के अंदर, वो सारे के सारे जीरो होंगे। ओके, तो इसका मतलब जब हम उसकी किसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो ही बनने वाला है। समझ आया? तो यहाँ पे हमारा नल मैट्रिक्स ही आएगा, मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है ये। ओके, चलिए अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। देखें बेटा आप क्या लिखा है ये, हाँ चमक रहा है ना सभी को, प्रॉपर दिखाई दे रहा है? यस सर। यस, तो यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी का नाम क्या है बेटा, जब हम किसी नल मैट्रिक्स की किसी एक मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नल मैट्रिक्स ही बन जाता है। इसका एग्जांपल चाहिए क्या आपको, या समझ गए? देखिए नल मैट्रिक्स का एक बार आप रूप देख लें कैसा होता है। देखिए भाई, ओ को हम नल मैट्रिक्स कहते हैं और ओ का मतलब यहाँ पे जीरो से लेके है। ठीक है, ओ का मतलब यहाँ पे जीरो से लेके है, तो इसका मतलब ये है हमारा नल मैट्रिक्स ये होगा जीरो 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 जीरो, यानी इसके अंदर सारे एलिमेंट्स कैसे हैं बेटा, जीरो के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा एक 3 बाय 3 का
नल मैट्रिक्स हो गया। अगर मैं इसमें किसी एक A इज इक्वल टू जो इसके इक्वल ऑर्डर का है उसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 1 3 1 2 3 2 4 6, मैंने यहाँ पे एक और मैट्रिक्स लिया है। अगर मैं एक ही ओ में मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे ये क्या आने वाला है आपको खुद भी पता है। जब हमारे नल मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट 0 है तो इसका मतलब सभी में क्या होगा, देखिए मल्टीप्लाई करके देखें। एक ही ओ में मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, ए यहाँ है तो ओ यहाँ, यानी ए ओ जो आएगा हमारा यहाँ से आप देख सकते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं तो ये 0, ये भी 0 और ये भी 0, 0 0 0 0 0 0, तो ये नल मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। ठीक है बेटा, तो जब इस रो की इस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे तो उनका सम भी 0 ही आएगा। जब इस रो की इस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो सब के सब एलिमेंट 0 आने वाले हैं, है ना बेटा। टू पावर ऑफ press any key to cancel। तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। हाँ बेटा, सब 0 आ जाएंगे तो वो हमारा एक नल मैट्रिक्स होगा। बेटा यहाँ पे कुछ गड़बड़ चल रही है, ऐसा लग रहा है वो कह रहा है कि 266 सेकेंड टू पावर ऑफ प्रेस एनी की टू कैंसिल। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा ये कैंसिल कैसे किया जाए। चलिए अगर मैं कोई की दबाता हूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो रहा, चलिए देखते हैं। चलिए भाई, कंप्यूटर की प्रॉब्लम्स हमें तो पता चलती नहीं है कई बार। अब देखते हैं ये क्या होता है, पावर ऑफ या नहीं होता। चलिए बेटा, तो यहाँ पे हमें पता चला ये 0 आने वाला है, यानी एक नल मैट्रिक्स ही आने वाला है। 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0। ठीक है बेटा, समझ आया सभी को। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 6th प्रॉपर्टी। If A is a square matrix and 1 is a identity matrix of the same order, then AI is equal to IA होगा और IA is equal to A होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आप देख सकते हैं आइडेंटिटी क्या होता है, 1 होता है ना। आइडेंटिटी जो होता है हमारा 1 होता है ना। अच्छा, यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, आपने पढ़ा था यूनिट मैट्रिक्स, मैंने बताया था। देखिए अगर यहाँ पे मैं ए मैट्रिक्स जो है वो सेम है और अब अपने पास से एक यूनिट मैट्रिक्स और ले रहा हूं, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं जो हमारा नल मैट्रिक्स है उसको खत्म कर रहा हूं। ठीक है बेटा, नल मैट्रिक्स को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूं। ओके, ये नल मैट्रिक्स मैंने यहाँ से भगा दिया। चलिए अब हमारे पास ए बचा है और मैं दूसरा वाला जो ले रहा हूँ बी, वो मेरा यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स मींस आई से हम इसको डिनोट करते हैं, तो इसका मतलब ये आई इज इक्वल टू जो होगा वो 1 0 0 और क्या होगा बेटा 0 1 0 0 0 1। क्या ये ही हमारा यूनिट मैट्रिक्स होता है? आपको याद आया कुछ, मैंने प्रॉपर्टीज में कराया है। यस सर। वेरी गुड। तो जब हम किसी भी मैट्रिक्स में यूनिट मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो चेंज नहीं होना चाहिए, तो आप देख लेंगे खुद से भाई। वैसे भी आपको पता है अगर हम नंबर की बात करें मैट्रिक्स को ना लेके, जैसे 5 है, अगर मैं इसमें 1 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 5 का 5 ही रहता है। ओके, या फिर मैं 1 की 5 में मल्टीप्लाई करता हूँ तो भी ये 5 का 5 ही रहता है। तो यहाँ पे यही प्रॉपर्टी कही है क्या, कि अगर मैं ए की मल्टीप्लाई आई में करता हूँ और आई की मल्टीप्लाई ए में करता हूँ तो इसका मतलब ये है बेटा ये हमारा ए ही रहने वाला। ओके, समझ आया आपको। तो जो हमारी नेक्स्ट 6th प्रॉपर्टी थी वो यही कह रही है कि यूनिट मैट्रिक्स की जब भी हम किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो चेंज नहीं होगा, वो ऑलवेज सेम रहेगा। आप करके देख लें, इसकी मल्टीप्लाई सेम ही रहेगा। ओके,
चलिए करके देख रहे हैं क्या आप मल्टीप्लाई? नहीं, चलिए मैं इसका प्रूफ दे देता हूं आपको, ये सेम ही रहने वाला है। अगर किसी के मन में कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाए। है क्या किसी के मन में डाउट? कोई चाहता है कि सर इसे आप करके दिखा दो? नो सर। नहीं सर। कोई नहीं चाहता। चलिए इसका मतलब सबको समझ आ गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें बेटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द टू नॉन जीरो मैट्रिसेस इज नॉन जीरो मैट्रिक्स। तो इसका मतलब क्या है वो तो आप समझ ही गए होंगे पढ़ के। क्या कह रहा है? प्रोडक्ट ऑफ द टू नॉन जीरो मैट्रिसेस इज नॉन जीरो मैट्रिक्स, यानी जो नया हमारा मैट्रिक्स बनेगा वो नॉन जीरो ही होगा। ओके, समझ आ गया ना सभी को? अब हम यहाँ पे आगे बात कर रहे हैं। देखिए इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है। अच्छा जी, क्लास चल रही थी बेटा और मुझे ये पता नहीं था कि इसमें क्या हुआ। चलिए हम वहीं से स्टार्ट करते हैं क्लास। काउंटिंग्स आ रही थी। हेलो, हाँ सभी को आवाज प्रॉपर आ रही होगी। चलिए बेटा हम फिर से स्टार्ट करते हैं। भाई हम देख रहे थे कि यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर थर्ड आप देख रहे हैं ना बेटा। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, इफ a is equal to 153 456 and b is equal to 531028, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड ए बी। कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन को कर लेंगे, एग्जाम्पल को कर लेंगे? महक कर सर हो लेंगे। जाएगा। बहुत अच्छा, प्रोडक्ट करनी है बस, ठीक है। यहाँ देखिए सेकेंड एग्जाम्पल, फोर्थ वाला। इसमें क्या है? हमें डेटा गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन में कहा है कि द एनुअल सेल वॉल्यूम ऑफ थ्री प्रोडक्ट्स एक्स वाई जेड whose sale prices per unit are 3.50, 2.75, 1.50 respectively in two different market, वन एंड सेकेंड, ओके, आर शोन बेलो। तो यहाँ पे हमें सब कुछ दिया हुआ है इस टेबल में। मार्केट जो है हमारी फर्स्ट और सेकेंड, प्रोडक्ट जो है हमारे एक्स एक्स वाई एंड जेड है, ठीक है बेटा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं। कौन कौन से दिए हुए हैं आप देखो। एक तो हमारा किसके लिए? प्राइस के लिए दिया हुआ है। तो यहाँ पे प्राइस के लिए हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे
कॉलम मैट्रिक्स, और यहाँ पे जो हमारा दिया हुआ है वो दिया हुआ है सेल्स के लिए। ठीक है बेटा, तो सेल्स के लिए यहाँ पे देखें आप, पहला एलिमेंट सेल्स का, दूसरा एलिमेंट सेल्स का, तीसरा एलिमेंट सेल का, सब दिया हुआ है ना। तो हमारा ये मैट्रिक्स बन के आया S इज इक्वल टू ये और P इज इक्वल टू ये। ठीक है बेटा, अब बताओ यहाँ पे टोटल रिवेन्यू इन मार्केट्स जो होगा फर्स्ट एंड सेकेंड, वो क्या है, सिर्फ हमने S की P में मल्टीप्लाई कर दी। ओके बेटा, S की P में मल्टीप्लाई कर दी है, तो मल्टीप्लाई आपको आती है। अब मैट्रिक्स है आपके पास ये वाला भी और ये वाला भी, आप ये बताएं इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या है ऑफ दिस मैट्रिक्स। अच्छा ये कौन सा मैट्रिक्स है, एस वाला है ना, एस वाला है ना बेटा। यस सर। हाँ, और ये वाला पी वाला, ये सेल्स दिखा रहा है, ये प्राइस दिखा रहा है, तो अगर हम सेल्स की प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल रिवेन्यू आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमारा रिवेन्यू क्या आया, ये रहा। ओके, पहले वाली मार्केट में इतना है 65,250 एंड सेकेंड मार्केट में कितना आया बेटा 84,000। बस चलिए इसे तो आप देख लेना, कर लेंगे, एग्जाम्पल है। बाकी हम ट्रांसपोज पढ़ चुके हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मैंने बता दिया कैसे फाइंड आउट करना है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज आप सभी की सभी पढ़ लें बेटा, जो इसमें प्रॉपर्टीज दी हुई हैं वो सबकी सब पढ़ें। मैं एक बार आपको समझा देता हूँ क्या है। पहली वाली देखें, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, इसमें क्या है, ए मैट्रिक्स इज ट्रांसपोज ऑफ इट्स मैट्रिक्स A इज इक्वल टू A डैश A, यानी A डैश का डैश। ठीक है, यानी हमारा एक मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा, ठीक है, ए मैट्रिक्स इज ट्रांसपोज ऑफ इट्स मैट्रिक्स। तो देखिए बेटा, अगर हम A इज इक्वल टू कह रहे हैं तो हमने दो बार उसका ट्रांसपोज किया, पहले हमने ट्रांसपोज किया फिर दोबारा से ट्रांसपोज किया, तो हमें दिखा कि वो वापस से वही आ गया इससे। तो आप देख सकते हैं इसका एग्जांपल, सभी देख सकते हैं बेटा। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स A है, A मैट्रिक्स आपको दिख रहा है, इसका ट्रांसपोज कीजिए, कीजिए बेटा इसका ट्रांसपोज। हाँ, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो होगा बेटा वो क्या होगा, A डैश, A डैश इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये C1, ये C2, ये C3। ठीक है बेटा, तो अब देखिए यहाँ पे इसका ट्रांसपोज क्या है कि कॉलम हमारा रो में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कॉलम रो में, तो पहला कॉलम रो में कन्वर्ट कर दो, 2 1 2, पहला जो कॉलम है वही लिखा है ना मैंने रो में कन्वर्ट करके, दूसरा कॉलम दूसरे रो में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1 2 4, ये हमारा दूसरा रो आ गया, और जो तीसरा कॉलम है वो हमारा तीसरे रो में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए आ गया। अगर मैं इसका फिर से ट्रांसपोज कर दूं तो आप देखेंगे वो ए के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ए डैश का डैश। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी फॉलो हमेशा करती है। देखो क्या है यहाँ पे, इसका मेरे को ट्रांसपोज करना है, मीन्स इस कॉलम को रो में कन्वर्ट करना है, 2 1 3। ओके, इस कॉलम को रो में कन्वर्ट करना है, 1 2 3। इस कॉलम को रो में कन्वर्ट करना है, 2 4 6। क्या आप देख रहे हैं हमारा वापस से वही आ गया जो पहले था मैट्रिक्स। तो हमें यहाँ से पता लगता है बेटा क्या, A इज इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है, A डैश का डैश। समझ आया आपको, पहली प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो चुकी है। सेकेंड क्या है वो देखें, the transpose of the sum of the two matrices, ट्रांसपोज देख रहे हैं हम किसका, sum of the two matrices is the sum of their transpose matrices। देखिए यहाँ पे अगर हम किन्हीं दो मैट्रिसेस के सम का ट्रांसपोज कर देते हैं, जैसे A प्लस बी है, हमारे दो मैट्रिसेस के सम है, अगर हम इसका ट्रांसपोज कर देते हैं तो वो ट्रांसपोज हमारा अलग अलग हो जाएगा, A डैश प्लस B डैश।
दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज कर देंगे। समझ आया आपको? चले यार समझाऊं इसे लिखित तौर पे। हाँ जी बताओ, लिखित प्रूफ चाहिए क्या इसका, ये यहीं से हो जाएगा काम? यहीं से काम हो जाना चाहिए। अरे बोलो भाई, कोई तो बताओ। सेकंड वाली प्रॉपर्टी किस किस के समझ आई? आगे से आ गई। स्वयं के तो आ गई, सार्थक आपकी आई बेटा, अजय आपकी आई, आर्यन आपकी, महक के भी आ गई, सृष्टि के भी आ गई होगी। सेकंड वाली प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं है इसमें, आ गई। चलिए थर्ड वाला देखें बेटा, ट्रांसपोज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। आप ये कह रहे होंगे कि यार इसमें कितनी सारी प्रॉपर्टी हैं, कहाँ तक याद रखेंगे इन्हें, है ना? जब से देख रहे हैं Yes, हम, 2 दिन हो गए पढ़ते हुए, ये प्रॉपर्टीज ही खत्म नहीं होके दे रही, है ना? चलिए मेरे को भी ऐसा ही लग रहा है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। देखिए बेटा, प्रॉपर्टीज तो हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो वो सारी की सारी हमारे दिमाग में बैठ जाएंगी। ओके, तो सिर्फ प्रैक्टिस करनी है आपको, प्रॉपर्टीज याद ही नहीं करनी, बस प्रैक्टिस कीजिए। जहां पे जब भी किसी प्रॉपर्टी की आपको जरूरत पड़ रही है उस टाइम पे आप उसे देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस के साथ सब याद हो जाएंगे अपने आप से। ठीक है, अब देखिए थर्ड वाली प्रॉपर्टी क्या है। थर्ड में कह रहा है ट्रांसपोज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। हाँ, अगर हम किसी मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज कर देते हैं and content number is equal to the multiplication of the constant number by the transpose of matrix, तो k a डैश जो होगा वो हमारा क्या होगा, k a डैश। देखिए बेटा, यहाँ पे आप ध्यान दें, k जो है हमारा वो एक नंबर है कांस्टेंट, तो इसका ट्रांसपोज कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, देखिए आप, भाई हम जो ट्रांसपोज करते हैं उसका मतलब है कॉलम को किसमें कन्वर्ट करना है आपको, कॉलम को कन्वर्ट करना है रो में, या फिर रो को कन्वर्ट करना है कॉलम में। ठीक है, तो हम कह रहे हैं ए इज ए मैट्रिक्स। ए क्या है हमारे पास, मैट्रिक्स है, आप कुछ भी मान सकते हैं, 2 0 या 1 2। ठीक है बेटा, हमने ये वाला एक मैट्रिक्स माना, चलो यहाँ पे मैं 1 3 ले रहा हूँ ताकि आप सारे नंबर्स में डिफरेंस देख सकें। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे के ए कर रहा हूँ, तो के ए इज इक्वल टू क्या आएगा, k इंटू ए इज इक्वल टू 2103। के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 2k 1 0 सॉरी k 0 और 3k, ये सब आएगा ना। चलिए अभी तक तो हमारा सब सही है। अब मैं ये कह रहा हूं आपसे क्या, कि के ए डैश फाइंड आउट करना है, के ए डैश फाइंड आउट करना है, ये कितना आता है। तो चलिए भाई देखिए, के डैश का मतलब क्या है, के डैश का मतलब ये है कि जो के ए हमारा मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो के ए जो हमारा मैट्रिक्स है वो कौन सा है, आप देख सकते हैं ये वाला। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज मीन्स इसका जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दो, तो ये आ जाएगा 2k k और 0 3k। ठीक है बेटा, आ गया ना इसका ट्रांसपोज, सही है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब हम बात करते हैं, नो सर। के इसमें से कॉमन आ रहा है ना, के कॉमन आ गया, 2 0 1 3 बचा, तो क्या ये वाला 2 0 1 3 हमारा ए डैश के इक्वल है, तो के ए डैश इज इक्वल टू के ए डैश के इक्वल आ गया। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब ये है के पे कोई भी ट्रांसपोज का फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, के सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर है और कांस्टेंट नंबर का ट्रांसपोज उसके इक्वल ही होता है, यानी के का अगर मैं के डैश फाइंड आउट करता हूं तो इसका मतलब वो के इक्वल ही आएगा। समझ आया आपको, समझ आ गया? चलिए अब हम यस सर। ट्रांसपोज की एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा वो मल्टीप्लिकेशन की है, फोर्थ प्रॉपर्टी। चेक करें, the transpose of the two matrices are equal to the product of their transpose in reverse order।
ठीक है, तो इसका मतलब समझे आप, रिवर्स ऑर्डर कैसे, रिवर्स ऑर्डर कैसे हुआ है। देखिए अगर हम ए और बी ले रहे हैं, दो हमारी क्या है ये, मतलब ये एक मैट्रिक्स है और ये कैसे बना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस से बना है, ठीक है, यानी ए की बी में मल्टीप्लाई करने पे मेरा एक नया मैट्रिक्स बना। अगर मैं इसका डैश फाइंड आउट करता हूँ, मींस इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करता हूँ, तो देखिए डैश जब हम फाइंड आउट करेंगे तो ये ऐसा नहीं होगा ए डैश बी डैश, ऐसा नहीं होगा, ये इसके इक्वल आएगा, दिस इज नॉट, ये आएगा ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश, ठीक है बेटा, अब सही होगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं तो अलग अलग होने के बाद ये हमारे पोजीशन को चेंज कर लेते हैं। पहले यहाँ पे आप देखें बी हमारा बाद में था, ए शुरू में था, लेकिन यहाँ पे बी डैश जो आया वो शुरू में आ गया और ए डैश बाद में आ गया। ओके, समझ आया आपको? तो ये इक्वल होते हैं, लेकिन ऊपर वाला ये इक्वल नहीं होता, ये हमारा जरूरी नहीं है कंडीशन ये सेटिस्फाई हो, ठीक है, समझ आ गया। देखिए ऐसा क्यों है, आप आपके मन में उठ रहा होगा सर ऐसा क्यों हुआ, तो मैं आपको बता दूं कि जब हम रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं तो वहां पे ऑर्डर चेंज हो जाता है, और आपको पता ही है कि मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर का कितना बड़ा खेल है। अगर हमारा ऑर्डर चेंज हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन पे कितना बड़ा असर पड़ता है आपको पता है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए बेटा, द ट्रांसपोज ऑफ द टू मैट्रिसेस आर इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर ट्रांसपोज इन रिवर्स ऑर्डर। ये तो हो गया, इससे आगे तो कुछ है ही नहीं। इससे आगे हमारी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे होते हैं, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होते हैं, अगर हम किसी एक मैट्रिक्स ए को लें, उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करें और फिर भी वो ए के इक्वल ही आता है तो वो सिमेट्रिक होगा। समझ आ गया? चलिए देखिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, यहाँ पे दिया हुआ है एग्जांपल 137308782, दिस इज द ए मैट्रिक्स, इसे आप उतारें और ए डैश इज इक्वल टू देखें 1373087 एंड 782, ये सेम टू सेम इसी के इक्वल आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं बेटा। चलिए मैं कर देता हूं इसे, पहले आप इसे उतारें 137308782, या तो मोबाइल नंबर याद हो गया, पता नहीं है किसका मोबाइल नंबर है। मैं एक काम करता हूँ, इसे अपने फोन में उतार लेता हूँ वरना बार बार मेरे को देखना पड़ेगा। ये पेज नंबर कौन सा था भाई, ट्रांसपोज में पढ़ रहे थे हम लोग। चलिए बेटा सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज जो है हमारी वो क्या है, बस ये आज की लास्ट प्रॉपर्टी होगी। टाइम तो हो चुका है लेकिन फिर भी मैं इस प्रॉपर्टी को तो करा ही दूं पूरा, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज जैसे ही खत्म हो जाएंगी हम इसकी प्रॉब्लम्स पे पहुंचने वाले हैं, ओके। तो और ये हमें 11th-12th का जो मैथ्स है उसकी बेस्ड है हमारी। हाँ सेम 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 जो 11th और 12th का मैथमेटिक्स है उसमें जो आपने मैट्रिक्स पढ़ा हुआ है सेम उसी के बेस पे है, ठीक है। मैट्रिक्स नहीं, मैं पूरी मैथ्स की बात कर रहा हूँ वैसे, मतलब कि क्या बेटा, मैं पूरी मैथ्स के बारे में पूछ रहा हूँ, मतलब उसी बेसिक कुछ पे ही है। पूरा मैथ्स, अगर बेटा आप पूरे मैथ्स की बात करेंगे तो 11th और 12th का मैथमेटिक्स जितना भी है हमारा उसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये सारी चीजें आ जाती हैं, इक्वेशंस भी आ जाती हैं सारी मल्टीप्लिकेशंस की, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं आती क्योंकि 12th क्लास में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ते हैं लेकिन आपकी सिलेबस में कोऑर्डिनेट नहीं है, तो ये नहीं कह सकते इंटीग्रेशन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहाँ है इसमें। नहीं इंटीग्रेशन। हाँ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन है, आप उससे कर सकते हैं,
अगर आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन 12th की बुक्स से करेंगे तो आपका ये भी सब क्लियर हो जाएगा। ओके, आपको कोई भी मेरे को आते प्रॉब्लम नहीं है नहीं ये दोनों। होगी। क्या बेटा? तो बस वो ही दो चैप्टर नहीं आते, बाकी तो आते हैं। अच्छा, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपको नहीं आता, बाकी सब आते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हाँ जो वीक है नहीं वो। आता वो मैं सिखाऊंगा, जो आता है वो भी सिखाऊंगा, आप चिंता ना करें। अब इसकी हम बात कर रहे हैं बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारा वो होता है अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, ए है, ए जो था हमारा, उसका एग्जांपल मैं ले रहा हूँ यहाँ से, बुक से ही उठा रहा हूँ। हाँ देखिए, इसका जो एग्जांपल मैंने लिया वो 137308782, ये हमारा क्या है? अच्छा, गड़बड़ हो गई। यहाँ पे हम लिखेंगे 137308782, ये हमारा ए है, ठीक है बेटा। अगर हम इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करके देखें तो इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल आ जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। ए डैश इज इक्वल टू आ रहा है, देखिए ये रो है हमारा, इसको सी में कन्वर्ट करो तो ये आ जाएगा 137, ठीक है। यहाँ पे देखो जो हमारा रो है सेकंड वाला, इसको सेकंड कॉलम में कन्वर्ट करो 308, और जो हमारा ये वाला थर्ड रो है इसको थर्ड कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो 782। तो आप देख सकते हैं बेटा कन्वर्ट करने के बाद भी ये दोनों ही अभी भी इक्वल हैं। चेक कर रहे हैं क्या आप? देखिए इसका हर एक एलिमेंट ऊपर वाले के हर एक एलिमेंट की इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? a इज इक्वल टू ए डैश आ रहा है, या ए डैश इज इक्वल टू ए आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा सिमेट्रिक है। क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? जाने स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब, अगर हमारा कोई भी मैट्रिक्स ए है और इसका ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब वो हमारा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ओके, समझ आया कि नहीं? चलिए बेटा क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। सभी बच्चे ओके प्रैक्टिस सर। करते रहें और सभी का टेस्ट भी सब याद रखें, सभी का टेस्ट होगा मंडे में। ओके, तो चलिए बाय, गुड डे। हाँ बेटा, किस चीज का टेस्ट है? अच्छा स्वयं को पता ही नहीं है टेस्ट? मंडे में टेस्ट है बेटा मैथमेटिक्स का आपका, जो अब पूरी तक कराया क्वेश्चन है। का? हाँ, जो हमने पहली वाली यूनिट की है उसका टेस्ट है बस। ओके सर। ओके बेटा, बाय। बाय।